गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। और कैसे हो? राजी हो गया हैं? क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? चलो सेल मेम्ब्रेन को पूरा कर लेते हैं बच्चों। आज कल लिपिड वाला लेक्चर देखा था क्या? बिना मन के देख रहे थे ना? मैं कैमरे में चेक कर रहा था, आधे तो सो रहे थे पीछे। अरे मन की आंखों से देख रहा था मैं ना। चलो एक लास्ट बच्चों मॉडल था इसमें सेल मेम्ब्रेन वाला, जो अपन ने कहा सबसे एक्सेप्टेबल है। हाँ, हेडिंग डालिए उसको। आज पूरा कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इंपॉर्टेंट है बेटा जी, आपने एनसीईआरटी में ही मॉडल दे रखा है, तो थोड़ा सा मैं एक बार रिकॉल करवा दूं इसको। आप हेडिंग तो डाल ही ली थी, अब बच्चों इसमें डिस्कस करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो पहले डायग्राम इसका बना लो, इससे बिल्कुल इजी तरीके से समझ आ जाएगा बच्चों। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972। वापस से वो साइंटिस्ट के नाम लिख लो, सिंगर एंड निकोलसन। देने वाले दो साइंटिस्ट थे, प्रपोज्ड बाई सिंगर एंड निकोलसन। उन दो ने दिया था बच्चों, सिंगर निकोलसन। सबसे एक्सेप्टेबल है इसलिए साइंटिस्ट आ जाते हैं, सिंगर एंड निकोलसन। और बेटा जी इसमें आएगा सबसे लेटेस्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। लेटेस्ट का मतलब सबसे आधुनिक, लेटेस्ट दिया गया और सर्वाधिक मान्य, जो हर क्वेश्चन के आंसर देगा, वो बेटा जी मॉडल कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसका? सेल मेम्ब्रेन का लेटेस्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। अब पहले अपन इसका एक डायग्राम सिंपली बना लेते हैं बच्चों, फिर उसी से पूरा मॉडल इजीली क्लियर हो जाएगा कि लिपिड कहाँ है, कौन से हैं, प्रोटीन कहाँ है, पोजीशन क्या है। करें स्टार्ट। आओ देखिए बच्चों, तो सबसे पहले वही अपने लिपिड की बाइलेयर। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपन समझ जाएंगे क्या है ये है फॉस्फोलिपिड। देखिए जहां स्पेस दिया वहां स्पेस देना, ऐसा नहीं कि सर ने मिस्टेक से स्पेस दे दिया। जहां दिया स्पेस उसके सामने ये फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर। ये फॉस्फोलिपिड की आ गई डबल लेयर। आउटर सरफेस पे बेटा जी ये आ गए यहां प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसमें आ गए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल आ गए, और प्रोटीन के साथ बीच में कुछ स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी बेटा जी आएंगे। स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इनके लिए भी अलग वर्ड अपन यूज करेंगे। और बीच बीच में बरिड प्रोटीन, पार्शियली बरिड प्रोटीन, टनल प्रोटीन, ये सारे। तो कुछ स्पेशल बेटा जी कोलेस्ट्रोल के मॉलिक्यूल्स भी। सारी स्ट्रक्चर इसमें जैसे जैसे बनाए ये साथ बना लियो। और आउटर सरफेस पर यहां ये कार्बोहाइड्रेट भी सारे। अब इसमें ये वाली तो बेटा जी आ गई एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक का मतलब बाह्य प्रोटीन। ये आ गई बेटा जी बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। इसके लिए बढ़ा जाएगा इंट्रिंसिक प्रोटीन।
इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन आ गई। इंट्रिंसिक को बच्चों बोल देते हैं आंतरिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक को बोल दिया जाएगा बाह्य प्रोटीन। हिंदी में वर्ड दे देंगे अपन आंतरिक और बाह्य प्रोटीन। तो इस मॉडल से क्लियर होगा बच्चों की लिपिड कहाँ है, प्रोटीन कहाँ है और तीसरा कार्बोहाइड्रेट कहाँ है। ये आ गया कार्बोहाइड्रेट, ब्रांच लाइक पैटर्न में कार्बोहाइड्रेट। ये बेटा जी कोलेस्टेरोल, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आ गए। ये सारी कंप्लीट इसकी स्ट्रक्चर। ये तो जो सेल मेम्ब्रेन की वो इनर सरफेस आ गई। इनर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड आ गई। बनाओ फिर बेटा जी अपन इसको डिस्कस करते हैं। लिपिड कौन सा है, क्या उसका रोल है, प्रोटीन कौन सी है, कहाँ कहाँ प्रोटीन प्रेजेंट है, ये वाली स्ट्रक्चर। बाह्य प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक का मतलब आंतरिक। ये कोलेस्टेरोल के मॉलिक्यूल है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। और कार्बोहाइड्रेट ये भी। कार्बोहाइड्रेट ये बना लियो। इंट्रिंसिक और आंतरिक बन गया। अब पहले बच्चों देखो डायग्राम को अपन सुपरफिशियल ये देख लेते हैं कि जो ये प्रोटीन है ग्रीन कलर वाली, देखना बोर्ड पे। अब ये प्रोटीन तो बच्चों अपने को कहां दिख रही है, आउटर। पहले आउटर और इनर का समझ जाओ। आउटर इनर का मतलब सेल मेम्ब्रेन के रेफरेंस में आउटर और इनर क्या होगा, बन गया ना। आउटर इनर का मतलब बच्चों आउटर किधर मानोगे, जैसे ये सेल है अपनी, ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन का आउटर किधर होगा, बाहर। ये आउटर ही तो है, और ये इनर। इनर का मतलब यहां कौन भरा है, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, तो इनर वाला जो पार्ट है बेटा जी वो किसकी ओर होगा, टुवार्ड्स साइटोप्लाज्म, और ये उधर वाला आउटर। अब मान लो प्लांट है तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपको कौन मिल जाएगी, सेल वॉल मिल जाएगी। प्लांट नहीं है तो वहां सेल वॉल नहीं होगी। तो कहने का मतलब इनर की बात कर रहा हूं मैं साइटोप्लाज्म की ओर, और वो वाला कौन सा है, आउटर। अब देखो इनर और आउटर के बाद अपन बात करते हैं बेटा जी इसमें। पहले आप प्रोटीन को देखना, तो प्रोटीन कहाँ कहाँ है। प्रोटीन अपने पास कुछ प्रोटीन देखो बेटा जी सरफेस के सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर है, इसको अपन क्या बोल देंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये तो हो गई बाह्य प्रोटीन। कुछ प्रोटीन बेटा जी इस मेम्ब्रेन के अंदर भी धंसी रहती है, एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन, इसे क्या बोल देंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब इंट्रिंसिक भी देखना बोर्ड पे। कुछ प्रोटीन बेटा जी पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर धंसी हुई है, पूरी मेम्ब्रेन के अंदर। कुछ प्रोटीन आधी, हाफ पार्शियली अंदर है और बाकी इसका पोर्शन वहां होगा नहीं। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन भी दो टाइप की आएगी। मैं आपको दो टाइप की प्रोटीन बताऊंगा, बाहर वाली तो एक्सट्रिंसिक, अंदर वाली इंट्रिंसिक। अब ये येलो कलर वाले क्या है, फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड की कैसी लेयर है बेटा जी, बाई लेयर, डबल लेयर होती है। अब बाहर की ओर ये कौन है, कार्बोहाइड्रेट, जो अपन ने बताए थे सबसे कम होते हैं। अब देखना कार्बोहाइड्रेट की ओर एक बार। कुछ कार्बोहाइड्रेट तो किससे जुड़े हुए हैं, फॉस्फोलिपिड से। कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़े हुए हैं। अब सुनना बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट किससे जुड़ा हुआ है, लिपिड से, फॉस्फोलिपिड से, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। एक वर्ड आएगा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको माने कार्बोहाइड्रेट। अरे जैसे प्रोटीन और लिपिड को मिलाकर क्या बोलते हो, लाइपोप्रोटीन, वैसे ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड। इससे हम समझ जाएंगे ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसके कांटेक्ट में आ गया, लिपिड के। यहां देखो बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट किससे कनेक्टेड है, प्रोटीन से, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ग्लाइकोप्रोटीन। ये वाला कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको वर्ड किसके लिए यूज करोगे, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज,
ग्लाइकोजन, ये सारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अरे अपना स्टोरेज फूड, आप किस फॉर्म में फूड को स्टोर करते हो? ग्लाइकोजन, प्लांट स्टार्च, बोथ आर कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइकोटर्म किसके लिए यूज करना है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, तो ग्लाइकोलिपिड। तो कहने का मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट लिपिड से नेट है बच्चों, और कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से। अब सुनो, इस स्ट्रक्चर की बात करें अपन, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहले 2 लाइन बेटा जिसमें लिख लियो, फिर लिपिड और प्रोटीन को अलग अलग डिस्कस करेंगे अपन। फर्स्ट लाइन मेंशन करना कि प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन लिपिड bilayer और phospholipid layer as a mosaic pattern। फर्स्ट लाइन बेटा जी मेंशन कर लियो कि प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन फोस्फोलिपिड लेयर एज ए मोजेक पैटर्न। मोजेक क्या होता है? प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन फोस्फोलिपिड लेयर एज ए मोजेक पैटर्न। मोजेक का मतलब ऐसे स्केटर्ड जमा देते हैं ना अपन। अरे मान लो जैसे टाइल्स पे बेटा जी, टाइल्स फर्श पे टाइल्स लगी हुई है, इसमें अपन ने बीच में एक दूसरे कलर की ओर लगा दी, तो एक में अपन कोई दूसरा फिट कर दे, उसके लिए टर्म आता है मोजेक। जैसे पूरी लेयर तो फोस्फोलिपिड है, डायग्राम देखो, है तो पूरा क्या? फोस्फोलिपिड। इसमें जगह जगह आपने प्रोटीन को क्या कर दिया? फिट कर दिया। इस फिटिंग को आप क्या बोलोगे? मोजेक पैटर्न। तो पहली लाइन आई कि प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन फोस्फोलिपिड लेयर एज ए मोजेक पैटर्न। मोजेक पैटर्न के रूप में क्या प्रेजेंट रहेगी? प्रोटीन। दूसरा बेटा जी, एक और इसके लिए वर्ड यूज होता है कि प्रोटीन इज ए आइसबर्ग। प्रोटीन इज ए आइसबर्ग in sea of phospholipid। protein is a iceberg in sea of phospholipid। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है। प्रोटीन क्या है? आइसबर्ग का मतलब होता ना बर्फ के टुकड़े समुद्र में देखें, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े बेटा जी, बर्फ के पहाड़ के जो पार्ट्स होते हैं वो मान लो समुद्र में डूबे हुए हैं, कुछ पार्ट उनका बाहर है, कुछ ओशन के अंदर है। तो प्रोटीन को मान लिया एक आइसबर्ग, बड़ा बर्फ का टुकड़ा, किसमें? फोस्फोलिपिड के समुद्र में। तो फोस्फोलिपिड को अपन ने सी मान लिया, उसमें कौन डूबे हुए हैं? जगह जगह प्रोटीन के टुकड़े। तो प्रोटीन इज ए आइसबर्ग इन ए सी ऑफ, अरे सिंपली समझो इसको, ऐसे समझो। चलो कहाँ अपन समुद्र और आइसबर्ग में आ गए? गुलाब जामुन इन चाशनी, यह समझ गए? गुलाब जामुन इन चाशनी, ये समझते हो? डिड यू नो अबाउट चाशनी? रिचा चाशनी समझती है? चाशनी का मतलब हो गया ना कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ शुगर। अरे गुलाब जामुन अपने चाशनी में डूबे हुए हैं, 1 किलो गुलाब जामुन लाए, उसमें से आधा किलो तो चाशनी मिली अपने को। तो चाशनी एक्चुअल में क्या है? वो फोस्फोलिपिड है, और डूबे हुए गुलाब जामुन प्रोटीन है। तो वैसे ही जो सी है फोस्फोलिपिड का, उसमें बेटा जी जगह जगह प्रोटीन के क्या मान लो? आइसबर्ग। तो यहां गुलाब जामुन जो टर्म है, ये गुलाब जामुन टर्म रेफर्स फॉर प्रोटीन, और चाशनी कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ शुगर, वो बेटा जी क्या है? फोस्फोलिपिड। तो चाशनी को अपन ने क्या मान लिया? फोस्फोलिपिड। नाम ही मतलब सर, डायबिटिक पेशेंट को तो सर क्या चाशनी की बातें कर रहे हो, है ना? हाँ, तो गुलाब जामुन ही ने चाशनी। तो गुलाब जामुन बच्चों किसको मान लिया अपन ने? प्रोटीन। और चाशनी का मीन हो गया कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ शुगर। शुगर का जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है उसी को आपने चाशनी बोल दिया। तो इसको, इस लाइन को अपन ने एक्सप्लेन किया है। प्रोटीन यहां क्या है? आइसबर्ग, और फोस्फोलिपिड उसका एक सी, उसमें डूबे रहते हैं प्रोटीन। तो इसको अपन बेटा जी मोजेक पैटर्न बोलते हैं, जगह जगह अटैच्ड है वो मोजेक पैटर्न। अब लो फ्लूइड मोजेक मॉडल का पहला पॉइंट उठाते हैं बच्चों अपन, फोस्फोलिपिड, या फर्स्ट हेडिंग डाल दो लिपिड। फ्लूइड मोजेक मॉडल में क्या क्या है? 3 चीजें हैं, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। 3 को 1 बाय 1 लेंगे बेटा जी अपन। एक लिपिड की बात करेंगे, देन हम इसमें बात करेंगे प्रोटीन की, और थर्ड नंबर पे आएगा कार्बोहाइड्रेट।
और कार्बोहाइड्रेट तो फिक्स है हमेशा, मिनिमम अमाउंट किसकी होगी, कार्बोहाइड्रेट, जिसके दो फॉर्म आपको बता दिए मैंने, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। सबसे पहला बच्चों उठा लो, लिपिड की बात करते हैं। कल का लेक्चर स्टार्ट हुआ था, उसमें सबसे पहला लाइन लिपिड आया था। लिपिड और फैट, हिंदी में बच्चों वसा बोलते हैं अपन, वैसे तो कॉमन होता है लिपिड फैट, लेकिन माइनर डिफरेंस भी था। लिपिड के आगे क्या लिखा था, फैट और उसके डेरिवेटिव, वसा और उसके व्युत्पन्न, वो क्या कहलाते हैं, लिपिड। तो लिपिड में देखना बच्चों, लिपिड भी कौन सा, हाँ पहला मेन लिख लो, फॉस्फोलिपिड। फर्स्ट आप हेडिंग डाल दियो फॉस्फोलिपिड। तीन टाइप के लिपिड अपन डिस्कस करेंगे बच्चों, फर्स्ट हेडिंग डाल दो फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड में आ जाओ, सबसे मेन यही है, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का सबसे मुख्य जो घटक होगा वो बेटा जी किसको मानेंगे अपन, फॉस्फोलिपिड। हालांकि दिमाग में ये बात क्लियर रखना, अमाउंट के बेस पर अगर बात आए तो सबसे ज्यादा प्रोटीन होगा, बट बेटा जी जो मेन स्ट्रक्चर बना रहा है, जो बाइलेयर जो ढांचा बना रहा है, वो कौन बना रहा है, फॉस्फोलिपिड। तो मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगली लाइन, फॉस्फोलिपिड फॉर्म स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की जो संरचनात्मक ढांचा है बेटा जी, वो कौन बनाएगा, फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड फॉर्म स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और कैसे अरेंज होगा, बाइलेयर, द्विस्तरीय। फॉस्फोलिपिड की हमेशा बेटा जी डबल लेयर होगी, जिसको आप बोलोगे बाइलेयर। तो क्या बोल दिया अपन ने, सेल मेम्ब्रेन का आपसे पूछे सबसे मेन कंपोनेंट, अमाउंट परसेंट की बात नहीं आ रही, और स्ट्रक्चरल फ्रेम जो उसका संरचनात्मक ढांचा है, जैसे अपना ढांचा में बता रहा था, कौन बना रही है, आपकी बोन्स, इसके नहीं बोन, बिना बोन के अपन, बोन नहीं हो तो लटक गए, तो ये जो सपोर्ट दे रहा आपको पूरा, ये ढांचा आपका किसका बना है, बोन्स का, स्केलेटन का। तो एक तरह से बेटा जी इसका जो स्ट्रक्चरल फ्रेम है वो कौन बना रहा है, मेन फॉस्फोलिपिड तो जमा, फिर आपने उसके ऊपर प्रोटीन को फंसा दिया, और ये कैसी है, बाइलेयर। और फॉस्फोलिपिड कैसा मॉलिक्यूल था बेटा जी, एम्फी, याद करो, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। एम्फीपैथिक का मतलब हाइड्रोफोबिक भी है, हाइड्रोफिलिक भी है। हेड कैसा था, हाइड्रोफिलिक, इसमें दोनों आ गए, हाइड्रोफिलिक प्लस हाइड्रोफोबिक। और पीछे अपन ने इसकी स्ट्रक्चर में बता दिया था। हाइड्रोफिलिक में फिर बता दूं, इसका हेड बेटा जी होता है, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दोनों हो, हाइड्रोफिलिक भी हो, हाइड्रोफोबिक भी हो, उसको क्या बोलो, एम्फी। एम्फी का मतलब बोथ, दोनों, एम्फीपैथिक आ गया। अब अरेंजमेंट भी देखना बच्चों, टेल और जो हेड है वो कैसे अरेंज होती है, हेड इसका किस तरफ है और टेल किधर है, आउटर और इनर। हेड को बोलते हैं अपन आउटर, आउटसाइड की तरफ हेड आ गया ना, ये वाला डायग्राम ले लो, ये लो। तो हेड को कंसीडर किया आउटर, टेल, सुनना बोर्ड पे देखो बच्चों, सामने वाला जो बायो, ये रहा फॉस्फोलिपिड, इसमें भी ऐसे कंसीडर करेंगे, हेड को आउटर और टेल को इस साइड को यहां क्या कंसीडर करेंगे, इनर। इसका भी एक रीजन है, पहले लिख लो, हेड कैसे होगा, आउटर साइड में, और टेल होगी प्रोजेक्टेड इनर, इनवर्ड्स प्रोजेक्टेड होती है। पूंछ इनर क्यों होती है, उसका एक लॉजिक एनसीईआरटी में दे रखा है, इंपॉर्टेंट अच्छा सा लॉजिक। तो हेड आउटर, प्रोजेक्ट आउटवर्ड, और टेल किधर होगी, दोनों की इनर। क्यों, अब सुनो बच्चों, कैसे आउटर इनर को मैं ऐसे समझा दूं। अभी आपको बताया टेल कैसी है, ये लो सेल मेम्ब्रेन बनाई मैंने, इस सेल मेम्ब्रेन को यहां से थोड़ा सा हटा देते हैं, ये लो, इस पे को अपन ने डायग्राम से समझा दिया। यहां है आपका ये वाली स्ट्रक्चर, यही तो है, ये अपनी क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ऐसी स्ट्रक्चर है। अंदर क्या है,
साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बेटा जी मैक्सिमम अमाउंट में होता है पानी। सेल के बाहर भी देखो दो फ्लूइड आते हैं, सेल के अंदर होता है आईसीएफ, सेल के बाहर क्या पढ़ते हो, ईसीएफ। नाम सुने हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड, अंतः कोशिकीय द्रव्य, और सेल के बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाह्य कोशिकीय द्रव्य। दोनों में कौन है? सबसे ज्यादा पानी होता है बच्चों, अंदर भी पानी ज्यादा है, बाहर भी पानी। अब यहां पानी है, ये भी पानी है, तो जो हेड है वो कैसा है? हाइड्रोफिलिक, जल प्रेमी, पानी को पास लाएगा, पानी से उसका 36 का आंकड़ा नहीं है। तो बेटा जी सिर जो है वहां कौन प्रेजेंट है? उधर बाहर पानी है, तो पानी हेड के कांटेक्ट में आ सकता है, कोई समस्या? हाइड्रोफिलिक आराम से आ सकता है। अब मान लो अंदर ये वाली लेयर ऐसे होती, मान लिया इस वाली लेयर को हटा के मैं, मान लो जो सेल मेम्ब्रेन है ऐसे ही होती, दोनों लेयर ऐसे होती, इमेजिन कर लिया, या सिंगल लेयर होती फॉस्फोलिपिड की। ये क्या है? टेल। और टेल कैसी है बेटा जी? हाइड्रोफोबिक। अंदर कौन है? तो जैसे ही पानी के कांटेक्ट में ये टेल पानी के कांटेक्ट में आई, पानी से टेल दूर भागेगी, हाइड्रोफोबिक है। दूर भागने का मतलब सेल मेम्ब्रेन बिखर गई, फैल गई, तो उसकी जो लोकेलिटी या शेप है वो मेंटेन नहीं रहेगी। इसलिए बेटा जी जो सीक्वेंस होगी वो हमेशा ऐसी होती है कि जो टेल है वो किधर होगी? इनसाइड, और हेड होगा आउटसाइड। तो पानी कांटेक्ट में आओ, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक। इसलिए इंपॉर्टेंट लाइन, टेल इनवर्ड क्यों होती है? उसका रीजन है प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्वस नेचर। एक्वस माने वाटर, तो पानी से बचने के लिए हेड किधर होगा? इसको भी आउटर, इसको भी आउटर, और टेल किधर होगी? अंदर की ओर। समझ गए? तो इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन कर लेना, टेल बच्चों इनर है। क्यों है? इसका रीजन यहां लिख रहा हूं मैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम और प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर, जलीय वातावरण से सुरक्षा के लिए। तो टेल आपसे पूछ ले कि जो फॉस्फोलिपिड की टेल है वो इनर की साइड में क्यों होती है, तो बेटा जी आपका आंसर जाएगा प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट। जलीय वातावरण से क्या देगी? सुरक्षा। क्योंकि चाहे सेल के अंदर बात कर लो या बेटा जी बाहर बात कर लो, कौन प्रेजेंट है? पानी। समझ गए? इससे एक और बात क्लियर हो गई कि फॉस्फोलिपिड की सिंगल लेयर पॉसिबल नहीं है। अगर सिंगल लेयर होता तो भी बच्चों समस्या तो वही थी ना। अगर मैं इस लेयर को हटा दूं तो टेल किसके कांटेक्ट में आ रही थी? वाटर कांटेक्ट में आती। टेल दूर भागेगी, पानी से भागेगी तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बन नहीं सकती। हमेशा मेम्ब्रेन कैसी होगी? बाइलेयर। तो दो बातें क्लियर होगी, मेम्ब्रेन हमेशा बाइलेयर होगी और उसमें भी टेल इनसाइड और हेड आउटसाइड रहेंगे। और टेल हाइड्रोफोबिक है इसलिए अंदर की ओर, ताकि प्रोटेक्ट फ्रॉम किससे? एक्वस नेचर से। चलें आगे, नेक्स्ट लो। फॉस्फोलिपिड में बच्चों तो अपन ने बोल दिया मेन कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाएगा, बाइलेयर होगा, एम्फीपैथिक बात आ गई, हेड आउटर और टेल कहाँ? इनर। नेक्स्ट लिखो। अब फॉस्फोलिपिड के दो टाइप्स आएंगे बच्चों, दो नाम लिखने हैं यहाँ। एक तो आएगा, कल आपने लेक्चर में देखा होगा, लेसिथीन। मेन फॉस्फोलिपिड होता है बेटा जी लेसिथीन। एक आएगा सिफेलिन। लेसिथीन, नीट का क्वेश्चन भी था कि कौन सा मेन फॉस्फोलिपिड होता है सेल मेम्ब्रेन में, तो अपना आंसर था लेसिथीन। कई जगह आता है वर्ड, दो टाइप के नाम लिखना, लेसिथीन और सिफेलिन। दोनों किसके टाइप है? फॉस्फोलिपिड के टाइप है, लेसिथीन एंड सिफेलिन। नेक्स्ट लाइन बच्चों, फॉस्फोलिपिड प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी, प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी टू सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइडिटी माने तरलता। फॉस्फोलिपिड्स प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी टू सेल मेम्ब्रेन। क्या है फ्लूइडिटी, इसको भी अपन करेंगे डिस्कस बच्चों। तो जिन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में रॉबर्टसन का मॉडल, सैंडविच मॉडल फ्लोप हो रहा था, उसमें से एक क्वेश्चन ही तो था, कौन सी नेचर? फ्लूइडिटी। उसे एक्सप्लेन कर दिया सिंगर निकोलसन ने। उससे पूछा कि भाई सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी नेचर क्यों है? उन्होंने आंसर दे दिया किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ फॉस्फोलिपिड। क्या है फ्लूइडिटी? इलास्टिसिटी। और सिंपली समझें तो अपने बच्चों दो बीकर में, एक में आपने पानी भर लिया,
कांच के 2 बीकर है, एक में पानी ले लिया, एक में शहद भर दिया, पानी और शहद। उसमें मान लो मैंने मिश्री, मिश्री देखिए छोटी मिश्री क्रिस्टल जैसी होती है, उस मिश्री को दोनों में डाल दिया, इजीली किस में फ्लो करी, पानी में डालते डूब गई, या हल्का कोई चीज है तो इधर उधर फ्लो भी कर रहा है। शहद में आपने मिश्री डाला तो उसको सरफेस तक आने में टाइम ज्यादा लगा। तो फ्लूइडिटी का मेजरमेंट आप मूवमेंट से कर सकते हो। जिस सॉल्यूशन में इजी मूवमेंट होती है उसकी फ्लूइडिटी ज्यादा, पानी की फ्लूइडिटी ज्यादा है। मैंने मिश्री डाली तुरंत नीचे चली गई, शहद में डाला तो उसको टाइम, तो शहद की फ्लूइडिटी कम, विस्कोसिटी ज्यादा। शांता समझते हो, चिपकने वाला गम गोंद है उसकी भी विस्कोसिटी। तो फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी 2 चीजें बच्चों। फ्लूइडिटी का मतलब सिंपल से एग्जांपल से समझ लिया, अपन ने 2 बीकर लिए, ये यूज होगा यहां मूवमेंट के लिए। एक बीकर में आपने बेटा जी मान लो वाटर पानी ले लिया, दूसरे में अपन ने हनी भर लिया। एक कलर से कैसे आ गया भाई, ये हनी आ गया, एक में हनी ले लिया, एक में पानी भर लिया। अब आपने इसमें कोई भी पार्टिकल्स, जैसे मैंने मिश्री का एग्जांपल ले लिया, वो डाला, डालते इसमें मूवमेंट क्या रही, फास्ट मूव कर रहा है, इसमें कंपैरेटिवली स्लो। तो जिसमें इजी मूवमेंट हो उसकी फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, और जिसमें मूवमेंट स्लो हो उसकी फ्लूइडिटी कम। तो फ्लूइडिटी का जो मेजरमेंट है बेटा जी, वो पार्टिकल्स की मूवमेंट पर डिटरमाइन करता है। जहां मूवमेंट इजी है उस सॉल्यूशन की फ्लूइडिटी ज्यादा, और मूवमेंट कम है उसकी फ्लूइडिटी कम हो गई। सिंपल से एग्जांपल से समझाया। अब यहां जो फ्लूइडिटी है वो डिपेंड करेगी फॉस्फोलिपिड पर। कैसे, तो एक बार फिर से मैं उस डायग्राम पे आता हूं बच्चों। देखो फ्लूइडिटी का मीन आती लाइन, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट रोल भी है, फ्लूइडिटी से क्या बेनिफिट होता है सेल को, उसकी भी अपन बात करेंगे। ये देखो बच्चों, अब सेल मेम्ब्रेन की वजह से फ्लूइडिटी आई है, तो ये बीच में कौन सा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन बच्चों इधर लेटरल मूव, प्रोटीन इधर भी जा सकता है और मॉलिक्यूल घूमकर इधर भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि फॉस्फोलिपिड कैसी नेचर के हैं, और फ्लूइडिटी का मतलब किसी मॉलिक्यूल की मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट, इधर जाना और इधर आना, दैट्स कॉल्ड लेटरल मूवमेंट ऑफ किसकी, प्रोटीन की, बिकॉज ऑफ फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन है वो अपनी जगह से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या हुआ सर, इसके बेनिफिट पे भी अभी डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन लेटरल मूवमेंट करेगा इधर और लेफ्ट राइट जा सकता है, दैट्स कॉल्ड लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ फ्लूइडिटी। और फ्लूइडिटी नेचर किसकी वजह से आई, फॉस्फोलिपिड की वजह से। तो पहला जो क्वेश्चन था कि फ्लूइडिटी क्यों है, तो बेटा जी उसका आंसर गया बिकॉज ऑफ फॉस्फोलिपिड, और उसका बेनिफिट हुआ लेटरल मूवमेंट ऑफ, क्या प्रोटीन अकेला करेगा, ये रहा प्रोटीन, इसने कहा भाई मैं तो इधर जाऊंगा, मूड हो गया आज तो इस तरफ चलते हैं। इधर जाने का मतलब खुद तो खिसका, पास वाले लिपिड को भी किसका लेगा, जाएगा, चल तू भी साथ हो ले, अकेला जाके क्या करूंगा, साथ लेके चला गया। तो जो लेटरल मूवमेंट है वो कौन शो करेगा, प्रोटीन लिपिड बोथ, दोनों शो करेंगे। तो इट्स लेटरल मूवमेंट का लिए रेस्पॉन्सिबल कौन, सेल मेम्ब्रेन की कौन सी नेचर, फ्लूइडिटी, और फ्लूइडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन, फॉस्फोलिपिड। बात भेजे में घुसी। तो लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इज एग्जांपल ऑफ फ्लूइडिटी। चलो तो अगली लाइन बेटा जी अपन मेंशन कर लें, आओ फ्लूइडिटी की बात। और फ्लूइडिटी एक तरह से डिपेंड करती है उन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट पर। तो प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आओ, ये पहला तो हो गया बच्चों लिपिड में। फर्स्ट अपन ने बात कर ली किसकी, फॉस्फोलिपिड की। सेकंड लिपिड में लिखो आप कोलेस्ट्रोल। लिपिड 2 दे रखे हैं आपके, दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में 3 लिखाए थे आपको, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड में सबसे मेन जो था वो फॉस्फोलिपिड, जिसके 2 टाइप लिखा दिए बच्चों, लेसिथीन और सिफेलिन। अब सेकंड नंबर पे आया कोलेस्टेरोल। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में डिराइव्ड लिपिड होता है, लिपिड का व्युत्पन्न होता है बच्चों, ये स्टेरोल वगैरह होते हैं, लिपिड के ही मॉडिफिकेशन से बनता है, इट्स डिराइव्ड लिपिड। और कोलेस्ट्रॉल बच्चों क्या रहेगा, देखो मोर रिजिड देन, कंपैरेटिवली मोर रिजिड देन फॉस्फोलिपिड। रिजिड का मतलब
फोस्फोलिपिड की तुलना में थोड़ा सा रिजिड हार्ड होता है। अब फोस्फोलिपिड तो कैसा है, सॉफ्ट है। अरे फ्लूइडिटी का मतलब सॉफ्ट है, आराम से आने जाने देगा। उसके कंपेयर ये क्या है, रिजिड है। रिजिड है इसलिए बेटा जी क्या प्रोवाइड करवाएगा, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को जो स्थायित्व या स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा वो बेटा जी कौन होगा, कोलेस्ट्रॉल। तो दोनों के रोल आ सकते हैं, फोस्फोलिपिड प्रोवाइड कराएगा फ्लूइडिटी, कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड कराएगा स्टेबिलिटी। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा रिजिड है, हार्ड है। अगली लाइन, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट सेल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोट कौन होते हैं भाई, वी आर। आप कौन हो, यूकैरियोट हो कि कोर्डेट हो, कोर्डेट हो कि यूकैरियोट हो, दोनों हो। कैसे, कोर्डेट इसलिए हो बिकॉज आप कोर्डेट हो, रज्जुकी हो। क्यों, वर्टिब्रल कॉलम नहीं बोलना, आप में क्या है, नोटोकॉर्ड है। अरे कोर्डेटा, नाम ही कोड आ रहा ना, तो आप में नोटोकॉर्ड है, इसलिए आप कोर्डेट हो। लेकिन बेटा जी नोटोकॉर्ड फिलहाल किसी में भी, अब किसी में नहीं है। नोटोकॉर्ड आप में थी कब, जब अपन मम्मा के पेट में थे, यूट्रस में जब अपना 9 मंथ का डेवलपमेंट हो रहा था, तब आपकी जो आज बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसकी जगह क्या थी, नोटोकॉर्ड। और बेटा जी आज नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाई बैकबोन। तो नोटोकॉर्ड है इसलिए आप कौन हो, कॉर्डेट हो। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसलिए आप क्या हो, यूकैरियोट्स हो। बस, तो ये यूकैरियोट में होता है। प्रोकैरियोट में देखो बच्चों, फिर दिमाग में आया कि सर अगर यूकैरियोट में है तो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी कौन देगा, कौन देगा। तो उसका आंसर अगली लाइन में आ रहा है, इसमें लिख लो होपेनोइड्स। बड़ा ही प्यारा सा वर्ड आया, होपेनोइड्स। ये अलग अलग टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, थोड़ी सी स्ट्रक्चर डिफर हो जाती है बच्चों। होपेनोइड्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल की जगह क्या नाम आएगा, होपेनोइड्स। होपेनोइड्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। तो अपने में कोलेस्ट्रॉल, प्रोकैरियोट्स में होपेनोइड, थोड़ी सी स्ट्रक्चर इनकी क्या हो जाएगी, डिफर हो जाएगी। अब चलो बच्चों दोनों वर्ड आ गए। आपसे पूछा, एक लिख दिया मैंने फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड क्या काम कर रहा है, उसके सारे काम आपको पता हो गए। एक मैंने लिखा कोलेस्ट्रोल, दोनों क्या है, लिपिड में इंक्लूड हुए। रोल इनका, फोस्फोलिपिड प्रोवाइड फ्लूइडिटी, ये प्रोवाइड करवाएगा स्टेबिलिटी, ये दोनों लिख लो। तो फोस्फोलिपिड का रोल सेल मेम्ब्रेन को क्या देनी, फ्लूइडिटी, और कोलेस्ट्रॉल का रोल बेटा जी क्या देना, स्टेबिलिटी। और फ्लूइडिटी का आपको मैंने मीनिंग बता दिया, मेनली लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी। और इन दोनों की वजह से जब दोनों को मिक्स कर दें अपन, इन दोनों वर्ड को बेटा जी, फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी, इट्स प्रोवाइड क्वासी फ्लूइड और सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, क्लासी फ्लूइड और सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों की वजह से जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसकी नेचर बेटा जी कैसी हो जाती है, क्वासी फ्लूइड और सेमी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड और सेमी फ्लूइड क्या मतलब, हिंदी में बोलने इसको अर्ध तरल। क्या मेम्ब्रेन पूरी तरह से लिक्विड है? अरे पूरी लिक्विड होती तो क्या मेम्ब्रेन होती, वो फैल जाती। लिक्विड है तो कहीं चला जाता। तो इसलिए बेटा जी टोटली लिक्विड नहीं है, कैसी है, अर्ध तरल। लिक्विड भी है, कुछ पोर्शन उसका सॉलिड भी है। सॉलिड है तभी तो उसकी स्ट्रक्चर और शेप क्या है,
मेंटेन है। तो जो ना पूरा लिक्विड हो ना पूरा सॉलिड हो उसको क्या बोल सकते हैं? जेल। जेल देखा है? टोमेटो सूप तो क्या जेल देख लो, जेम खाए ना, जेम अपने ब्रेड के लगा के, जेम कैसा है? पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं है और ना पूरा लिक्विड है, वो क्या है? सेमी फ्लूइड और क्वासी फ्लूइड। तो अर्ध तरल प्रवृत्ति है, इस वजह से बेटा जी पूरा फ्लूइड भी नहीं है और पूरा सॉलिड भी नहीं है, दोनों का मिक्सअप है, दैट्स कॉल्ड क्वासी फ्लूइड और सेमी फ्लूइड। बिकॉज टोटली फ्लूइड होता तो इसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं था, समझ गए? और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये दोनों लिपिड है, एक जहां फ्लूइडिटी देगा, दूसरा उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। बात बेजे में घुसी, चलें आगे। चलो तो ये पहला पॉइंट हो गया फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हमने बात कर ली लिपिड की। सेकंड, सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट बेटा जी अपन लिख रहे हैं प्रोटीन। अगली हेडिंग डाल दो आप, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, किस टाइप्स के हैं, उसकी बेटा जी अपन बात करेंगे और इनका क्या रोल है। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का रोल तो आ गया, अब बात करते हैं अपन प्रोटीन की। तो प्रोटीन बेटा जी based on ease of extraction पृथक होने के आधार पर, प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं पृथक होने के आधार पर। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि आप उन प्रोटीन को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, उसके बेस पर बेटा जी दो है। कुछ प्रोटीन को तो अपन आसानी से पृथक कर सकते हैं, वो कौन से होंगे? आउटर की इनर? जो मेम्ब्रेन के बाहर है लिपिड के ऊपर है उनको तो आराम से खींची हटा दिया, इजीली एक्सट्रैक्ट हो गए। और जो बच्चों मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए हैं उन्हें अलग करना इजी नहीं होगा, खींचना पड़ेगा, वहां फोर्स आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो पृथक होने के आधार पर बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोटीन कैटेगराइज्ड और डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कौन से? तो प्रोटीन यहां दो टाइप के आ गए, एक बेटा जी लिख लो एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक लिखा था अपन ने, और पेरिफेरल प्रोटीन, और दूसरी बेटा जी लिख लेना इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। दो। तो बेस्ड ऑन ईज टू एक्सट्रैक्शन, पृथक होने के आधार पर प्रोटीन की दो कैटेगरी आ गई। जिस प्रोटीन को आप आसानी से अलग कर दो वो कौन सी है? अरे बाहर लगी हुई है, खींच के हटा दो, बाहरी तो है। और जिसको खींचने में जोर आए निकालने में वो पूरी मेम्ब्रेन के अंदर है, लिपिड के अंदर फंसी हुई है, वो इंट्रिंसिक और इंटीग्रल। बाहर परिधि की ओर है तो बेटा जी क्या बोल दिया? पेरिफेरल। हम बोल सकते हैं परिधीय, बोल सकते हो, इसको क्या बोलू? परिधीय और एक्सट्रिंसिक। अब चलो इनके डिफरेंस करते चले। पहला एक्सट्रिंसिक, लेस इन अमाउंट, लगभग 30% होती है बेटा जी। मोर इन अमाउंट, लमसम 70% ये है। ये मत सोचना सर प्रोटीन तो आपने 58 से 59 बताया था। इन दोनों प्रोटीन में भी ज्यादा कौन है? वो प्रोटीन ज्यादा है जो मेम्ब्रेन के अंदर होगी। एक्सट्रिंसिक बेटा जी कहां होगी? सुपरफिशियली प्रेजेंट, सतह पर उपस्थित होती है, मेनली लिपिड बाइलेयर की सतह पर होती है, सुपरफिशियली प्रेजेंट। और ये जो इंट्रिंसिक है बेटा जी ये कहां होगी? एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में धंसी रहती है, उसमें बीच में एमिडेड रहेगी, धंसी रहेगी, एमिडेड इन फॉस्फोलिपिड लेयर। और ये बेटा जी दिस प्रोटीन कैन बी इजीली रिमूव्ड, इजीली सेपरेट। इन प्रोटीन को आसानी से पृथक किया जा सकता है क्योंकि एक्सट्रिंसिक है ना, तो आराम से बेटा जी इसको सेल मेम्ब्रेन से आप क्या कर सकते हो? हटा सकते हो, इजीली एक्सट्रैक्ट और सेपरेट।
और इस वाले में दूसरी साइड में लिख लो, जो बेटा जी इंटरनल है ये कांट इजीली सेपरेटेड, इसको आसानी से पृथक नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटरनली क्या होगी, प्रॉपरली एम्बेडेड होगी, धंसी रहेगी बच्चों। कांट इजीली रिमूव्ड और सेपरेटेड। अब जो एक्सटर्नल है इसका एक एग्जांपल लिखा देता हूं मैं यहां। स्पेक्ट्रिन प्रोटीन, नाम आते हैं बेटा जी, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन जो मेनली फाउंड इन आरबीसी, और ये मेंटेन साइटोस्केलेटन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये लिख लो। तो आरबीसी में एक प्रोटीन का नाम आया बच्चों स्पेक्ट्रिन, जो आरबीसी में है, और आरबीसी का जो साइटोस्केलेटन है, कोशिका का कंकाल है, उसे मेंटेन करने वाली प्रोटीन कौन सी है, स्पेक्ट्रिन। हेलिकल प्रोटीन होती है, लिखो फिर वापस से इसको एक बार रिकॉल करवाऊंगा मैं। प्रोटीन क्या है, क्या उसका रोल आएगा बच्चों, उस पर डिस्कस करेंगे अपन। इजीली सेपरेटेड स्पेक्ट्रिन प्रोटीन का नाम है, जो किस में मिलेगी आपको, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, और वहां वो साइटोस्केलेटन मतलब सेल का स्केलेटन। अब बच्चों सेल का जो स्केलेटन है ना, अब सेल में कोई बोन तो होती नहीं जो उसकी शेप को मेंटेन रखे, तो आरबीसी जो है, आरबीसी की शेप आपको कैसी बताई थी, बाई कॉनकेव। उसकी बाई कॉनकेव शेप को मेंटेन रखने का काम किसका है, वो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन उसका साइटोस्केलेटन बनाएगी, कोशिका का कंकाल बनाएगी, जो शेप को क्या रखे, मेंटेन। फिर से आओ देखिए बोर्ड पे, फिर अपन इंटरनल के कुछ एग्जांपल आपको टाइप्स बता देता हूं। अपन सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में बेटा जी पहले लिपिड को क्लियर कर लिया, जिसमें दो आ गए, फोस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। सेकेंड नंबर पे हमने किसको उठाया, प्रोटीन, जो दो टाइप के हैं, किसके बेस पर, ईज टू एक्सट्रैक्शन, पृथक होने के आधार पर। अब बच्चों जिसको आप आसानी से अलग कर दो वो तो होंगे एक्सट्रिंसिक, क्योंकि कहां प्रेजेंट है, सतह पर, सुपरफिशियल होंगे, बाहर की ओर होंगे, इनकी अमाउंट कंपैरेटिवली कम होती है, इजीली सेपरेट हो गए। इसका एक एग्जांपल लिखा मैंने, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन जो मेनली कहां है, आरबीसी। इधर बेटा जी आ गया इंट्रिंसिक और इंटीग्रल, आंतरिक, जो मेम्ब्रेन के अंदर धंसी रहती है, एम्बेडेड इन फोस्फोलिपिड, और ये इजीली सेपरेट नहीं की जा सकती, टाइटली अटैच्ड होगी। अब चलो इंटरनल की बात करें अपन इधर बच्चों। एक्सटर्नल के बाद जो इंटरनल है ये फिर दो टाइप की है, इसके फर्दर अपन टू टाइप्स की इसको डिवाइड करते हैं बेटा जी इंटरनल को। फर्स्ट आएगा कंप्लीटली बरीड, और दूसरी पार्शियली बरीड प्रोटीन। कंप्लीटली बरीड और पार्शियली बरीड प्रोटीन दो टाइप की है। कंप्लीटली बरीड को तो बेटा जी बोल दिया पूर्णतया धंसी हुई, पूर्णतया धंसी रहती है, और पार्शियली का मतलब आंशिक रूप से धंसी हुई। कंप्लीटली बरीड प्रोटीन और दूसरी आ गई पार्शियली बरीड प्रोटीन। अब उस डायग्राम से समझे थे बच्चों, कुछ प्रोटीन तो पूरी थिकनेस के अंदर ही क्या थी, बरीड थी, और कुछ क्या थी, पार्शियली बरीड। देख लो उसी डायग्राम पे फिर से आ रहा हूं मैं। कंप्लीटली बरीड जो बेटा जी पूरी मेम्ब्रेन में क्या रहेगी, आ जा वही डायग्राम, ये रहा, ये रहा, कहाँ गया, अरे आजा, आ गया। अब देखो बच्चों ये वाली प्रोटीन मेरे सामने, ये दिख रही है प्रोटीन, कौन सी है, ये वाली भी। अब इंट्रिंसिक में दो है, कंप्लीटली बरीड किसको बोलोगे, ये वाली। ये प्रोटीन पूरे फोस्फोलिपिड की पूरी थिकनेस के साथ क्या है, एम्बेडेड है। ये वाली प्रोटीन पार्शियली है, ये वाली पार्शियली है। तो बस ये जो डायग्राम आपने बनाया है, इस प्रोटीन को बेटा जी क्या मेंशन कर सकते हो, कंप्लीटली बरीड प्रोटीन, और ये इसको मान सकते हैं पार्शियली बरीड प्रोटीन, ये वाला हो गया। तो जो पूरी थिकनेस के अंदर एम्बेडेड है कंप्लीटली बरीड, और बेटा जी जो पार्शियली होती है इसको पार्शियली बरीड प्रोटीन बोल दो।
क्या रोल है इनका अपन आगे देख लेंगे अभी। तो कंप्लीटली बरीड और पार्शियली बरीड प्रोटीन, ये कंप्लीटली का थोड़ा सा एग्जांपल दे रखा है, इसका मैं लिखा दूं आपको, पार्शियली तो इंक्लूड नहीं करते, कंप्लीटली बरीड प्रोटीन। ये लो बच्चों, कंप्लीटली बरीड में लिख लेना, इसमें आता है वो टनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन, वाहक प्रोटीन, टनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन, इसको अपन ट्रांसपोर्टेशन में रोल आएगा बच्चों इसका, इसी की अपन बात कर लेते हैं। तो ये लिख लो टनल प्रोटीन और एग्जाम्पल आ गया कैरियर प्रोटीन, टनल और कैरियर प्रोटीन। तो बेटा जी नाम ही टनल और कैरियर है तो क्या रोल होगा, मेजर रोल इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल और आयंस। आयन के परिवहन में बच्चों सहायक कौन होगी, ये था ना। अब मान लो यहां कोई आयन है, जैसे मान लो दो आयन लिखे मैंने, ये येलो कलर वाला बच्चों सोडियम मान लो और ग्रीन कलर वाला कौन है, पोटेशियम। ध्यान से सुनना, आपकी सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, परमेबल की सेलेक्टिव परमेबल, सेलेक्टिव परमेबल है। अब उसके रीजन को यहां समझा रहे हैं। ये जो प्रोटीन है पूरी तरह से धंसी हुई है, मतलब कौन सी है, कंप्लीटली बरीड है। क्लियर बात। अब इसके एग्जाम्पल है कैरियर प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। कैरियर का मतलब जो अलग अलग आयंस को कैरी करे और उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करे। मान लो यहां अंदर कौन है, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म अंदर है। अब मान लो साइटोप्लाज्म में बच्चों सोडियम की डेफिशिएंसी होगी, किसकी कमी, याद करो आपने नर्व इंपल्स कंडक्शन में सोडियम पोटेशियम पंप पढ़े थे, बस वही सारा खेल इसी पे डिपेंड करता है। अंदर डेफिशिएंसी है सोडियम की, सेल को किसकी जरूरत है, और इसलिए जब सोडियम की रिक्वायरमेंट है तो ये बेटा जी जो टनल या कैरियर प्रोटीन, टनल जैसी है ये टनल प्रोटीन, केवल किसको आने देगी, बाहर दोनों है लेकिन जाएगा केवल, तो इसको हमने बोला सेलेक्टिवली परमिएबल। पहले सेलेक्ट होगा कि भाई तुझे जाना है, पोटेशियम की एंट्री नहीं होगी, तो सोडियम इस कैरियर प्रोटीन से होता हुआ अंदर आ गया। इसके लिए पंप भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी आगे आ जाएगा। तो केवल और केवल सेलेक्टेड आयंस और मटेरियल को क्या करेगी, जाने देगी, इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हो, सेलेक्टिव परमिएबल। और कैरियर का मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल और आयंस। क्लियर। तो सेल के अंदर बाहर आयंस को लाने ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, कंप्लीटली बरीड प्रोटीन, जिसके एग्जांपल है टनल और कैरियर प्रोटीन। बात बेजे में घुस गई। ये अपने आगे इसमें प्रोटीन जो आपने दो टाइप की पढ़ ली, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। नेक्स्ट प्रोटीन का जो मेन रोल है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन, आते हैं उस पर। उससे पहले थर्ड एक पॉइंट लिख लियो आप, कार्बोहाइड्रेट। जो सेल मेम्ब्रेन में थर्ड नंबर पे आ रहा है बेटा जी वो है कार्बोहाइड्रेट। थर्ड हेडिंग आप इसमें डाल दीजिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या है देखो, ये तो अपने को पता ही है। अमाउंट की बात आए तो हमेशा इसके अमाउंट मिनिमम, सेल मेम्ब्रेन में जो सबसे कम होगा वो कौन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। और कहां मिलेगा, डायग्राम देखो, आउटर साइड में था कि इनर साइड पे था, केवल आउटर, अंदर साइटोप्लाज्म की ओर नहीं था। तो ओनली प्रेजेंट ओनली एट आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली की केवल बाह्य सतह पर होता है, एट ओनली आउटर सरफेस। कोशिका झिल्ली की केवल बाह्य सतह पर, आउटर सरफेस पर होता है कार्बोहाइड्रेट। और अमाउंट हमेशा उन दोनों के कंपेयर क्या होगी, मिनिमम। प्रेजेंट ओनली एट आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फाउंड इन टू फॉर्म, दो रूपों में मिलेगा, ग्लाइको लिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन। फाउंड इन टू फॉर्म, ग्लाइकोलिपिड और दूसरा बेटा जी आ गया ग्लाइको प्रोटीन।
तो कार्बोहाइड्रेट जो सेल मेम्ब्रेन में होंगे वो आपको दो रूपों में मिलेंगे, फाउंड इन टू इंपॉर्टेंट फॉर्म, फर्स्ट कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड और अनदर बेटा जी ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड माने क्या बताओ? कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, और बेटा जी ग्लाइकोप्रोटीन में क्या बताओ? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। इन दो को जोड़ दो तो वो कहलाया ग्लाइकोप्रोटीन। तो मिनिमम क्वांटिटी में होगा, सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे होगा और दो फॉर्म में आपको मिलेगा। और अगर कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन की बात आए बेटा जी, क्या करता है कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में? बताओ, तीनों के फंक्शन बता दो। देखे वापस से बताओ, लिपिड क्या कर रहा था? लिपिड क्या कर रहा था? अब आपसे पूछे, फोस्फोलिपिड कर रहा था फ्लूइडिटी, कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी, मिलकर के क्वासी फ्लूइड, जो सेल मेम्ब्रेन की सेमी फ्लूइड नेचर है वो किसकी वजह से? लिपिड की वजह से। प्रोटीन क्या कर रहा था? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट आयन और मटेरियल। तो जो सेलेक्टिव परमिएबल नेचर है वो प्रोटीन की वजह से, क्योंकि वही तो लेके जाएगा लाएगा। तीसरा बचा कार्बोहाइड्रेट, इसका क्या रोल है बच्चों? तो कार्बोहाइड्रेट का देखो इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखना, सेल टू सेल रिकॉग्निशन, कोशिका की पहचान बेटा जी, रिकॉग्निशन। एक सेल दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करती है। देखो इसके दो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आएंगे जो भी अपन डिस्कस करते हैं। सेल टू सेल को रिकॉग्निशन, कोशिका की पहचान जो करने का काम है वो किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि सबसे आउटर कौन बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट है, वो रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे बेटा जी ये सेल ऐसी भी नहीं है, ये लो ये सेल है। अब मेम्ब्रेन के सबसे बाहर अपने मान लो ये ऐसी स्ट्रक्चर क्या बनाई थी? कार्बोहाइड्रेट। ये मान लो बेटा जी कोई दूसरी सेल है, ये रहा, ये उसके ऊपर ये उसका क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले दोनों सेल के कार्बोहाइड्रेट कांटेक्ट में आएंगे और ये कार्बोहाइड्रेट ही एक दूसरी सेल को रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, लिखो यहां, दो एग्जांपल से समझा रहा हूं। पहला रिकॉग्निशन में फर्स्ट लिख लो, एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप, रक्त समूह के एंटीजन, एबीओ ब्लड ग्रुप के एंटीजन। याद आया क्या? आपका ब्लड ग्रुप ध्यान है आपको? ए बी ओ, चार टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। चलो सिंपली बताऊंगा मैं। एक बेटा जी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, निषेचन के दौरान जो रिकॉग्निशन का काम होता है, ये दो लिखो वर्ड, फिर दोनों को वन बाय वन उठाते हैं अपन कि कैसे सेल टू सेल रिकॉग्नाइज करेगा कार्बोहाइड्रेट। पहला आपने लिखा ABO, ABO ब्लड ग्रुप है बच्चों। ये ABO एक साथ वर्ड है। ABO ब्लड ग्रुप का एंटीजन, एंटीजन बोलते हैं आप प्रतिजन को, ABO ब्लड ग्रुप के क्या? एंटीजन। और दूसरा मैंने लिखा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, लिख लिया वर्ड। अब पहले समझ लो ब्लड ग्रुप का क्या लोचा है। अपने को ब्लड ग्रुप पता है क्या खुद का? कितने बच्चों को अपना ब्लड ग्रुप पता है? पता है इतनों को? इसमें से पॉजिटिव कितने हैं? सारे पॉजिटिव है। कोरोना नहीं रहा, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। कोरोना तो बालन जोगड़ा ने 12 रखो। और नेगेटिव कितने हैं? तो पहली बात बच्चों, ब्लड ग्रुप जो होता ना, मैं बोला आपका ब्लड ग्रुप किसी का ए है, मैंने बोला मेरा ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। ये जो ब्लड ग्रुप होता है ना, सुनो, इसको डिटरमाइन करता है बच्चों एंटीजन। देखो आपकी जो आरबीसी होती है, बोर्ड पे देखना, ये आरबीसी है मान लो, कैसी है? बाई, ये बाई कॉनकेव आरबीसी है, आरबीसी की शेप है। अब बच्चों आरबीसी की शेप पर क्या होता है, ध्यान से सुनना, एक स्पेशल एंटीजन होते हैं। कौन? ये आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट है और वो कार्बोहाइड्रेट यहां क्या है? एंटीजन। अब मान लो किसी आरबीसी की सरफेस पर बेटा जी ए एंटीजन है, एंटीजन को शॉर्ट में लिखते हैं एजी, एजी ओजी, एजी है। एजी का मतलब किसकी बात हो रही है? एंटीजन। कौन सा? ए। एक ऐसी आरबीसी है जिसकी सरफेस पे बेटा जी कौन है? बी एंटीजन। कौन सा? बी। एक ऐसी आरबीसी जिसकी सरफेस पे बेटा जी ए और बी दोनों एंटीजन है, और एक आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में कोई एंटीजन नहीं है। तो आरबीसी की क्या
तो अब बच्चों देखो एंटीजन आ गया ना, एंटीजन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। अब एबीओ मेरा ब्लड ए है, बी है, ए बी है, इसको डिटरमाइन कौन करेगा? ये वाले एंटीजन। अब ये क्या है? ये है आरबीसी। अगर इसकी सरफेस पर कौन सा एंटीजन है? ए, तो बेटा जी मैंने ये लिखा ब्लड ग्रुप, तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। तो जो ये बोलता है कि सर मैंने ब्लड चेकअप कराया, मेरा ए ब्लड ग्रुप निकला, मतलब उसकी आरबीसी पर कौन है? ए एंटीजन। और वो एंटीजन एक्चुअली में कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, जो सेल मेम्ब्रेन के कहां है? बाहर है। किसी बंदे का अगर एंटीजन बी हो, उस बंदे का ब्लड ग्रुप बी होगा। बच्चों दोनों एंटीजन है ए बी और कोई नहीं है तो एक्चुअल में जीरो होता है। ये इसको हम बोलते हैं जीरो, जिसके सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है वो, लेकिन अब बोलचाल में उसको क्या बोल दिया गया? ओ बोल दिया। तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है इसको डिटरमाइन करेंगे कौन? एंटीजन, जो किसके बने हैं? कार्बोहाइड्रेट। मिलेंगे कहां? सेल मेम्ब्रेन आरबीसी की सरफेस पर। अब बोलो कितने एंटीजन है जो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करेंगे? 1 2 3 4। कितने एंटीजन है? तीसरा कौन सा है ये बताओ? दो ही बनाए, मैं तो तीसरा कहां से ले आए? या तो एंटीजन ए होगा या तो बस, या दोनों होंगे, ए एंड बी, या कोई सा नहीं होगा। दोनों है तो ए बी, कोई नहीं है ओ, बी है तो बी, ए है तो ए। तो पहला इंपॉर्टेंट रोल जो एंटीजन है आरबीसी की सरफेस पर, वो किसकी वजह से आए? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट। अब बात यहां नहीं, रिकॉग्निशन की बात हो रही है। अब बच्चों जब ब्लड ग्रुप डोनेट करते हो, भाई किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, खून की कमी हो गई, तो डॉक्टर बोलता है भाई इसको ब्लड चढ़ाओ, तो ब्लड ऐसी हर किसी का नहीं चढ़ा देते। पहले डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड, मैं दे रहा हूं तो डोनर हूं, जो ले रहा है वो, दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। मैच इसीलिए करते हैं, मान लो एक बंदा, ये है ए, आरबीसी बना ली मैंने, इसकी ये एंटीजन बेटा जी मान लो ए है, तो ब्लड ग्रुप इसका ए हो गया। ये जो रेसिपिएंट है जिसको ब्लड लेना है, उसका मान लो ब्लड ग्रुप बी है, तो उसकी आरबीसी पर कौन सा एंटीजन मिलेगा? बी। तो क्या ए और बी सेम है? तो बच्चों जब ए ब्लड ग्रुप का ब्लड हम बी वाले बंदे को देंगे, ए का ब्लड जब बी को दोगे, तो ये जो एंटीजन ए और बी है ये दोनों सेम नहीं है, तो इस ब्लड बी को पता चल जाएगा ये अपना ब्लड ग्रुप, और उसे बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अगर ज़्यादा ब्लड दो तो कई बार सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो सकती है। इसलिए ब्लड जब ट्रांसफर करते हैं तो डोनर जो ब्लड देगा, रेसिपिएंट जो ब्लड लेगा, दोनों का पहले ब्लड ग्रुप क्या करो? मैच करो। ब्लड ग्रुप का मतलब क्या मैच करो? एंटीजन का मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो इन दोनों सेल को रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है? एंटीजन कर रहा है। एंटीजन जो किसका बना है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का काम सेल टू सेल को क्या करना? रिकॉग्नाइज, पहचानना। तो ब्लड ग्रुप का इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब आप ब्लड ग्रुप ट्रांसफर करोगे पहले हम चेक करेंगे कि लेने वाला कौन है। हाँ, एक आपने सुना है ओ कैसा? यूनिवर्सल डोनर। ओ का ब्लड किसी को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो बोर्ड पे, क्यों नहीं पड़ेगा? ओ पर कोई एंटीजन, अरे एंटीजन ही नहीं है तो उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। जब है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओ सबको दे सकता है, लेकिन ए बी को, बी ए को नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों के एंटीजन अलग अलग है। एंटीजन माने कौन? कार्बोहाइड्रेट। तो सेल को पहचानने का काम ये बेटा जी कौन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जिसे आप ब्लड ग्रुप में क्या नाम दे दोगे? एंटीजन, जो कितने हैं? 2, और वो आपके ब्लड ग्रुप को निर्धारित करेंगे। आप ए होंगे, बी होंगे, ए बी होंगे, या तो ओ होंगे। उसके अलावा भी आप जोड़ देते हो, मैं तो ए पॉजिटिव हूं, मैं तो बी नेगेटिव हूं। आर एच वाला वो अपन ने 12th 11th से 12th वालों ने तो बॉडी फ्लूइड में पढ़ा है। 11th में जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको अपन आगे डिस्कस करेंगे, वो आरएच फैक्टर से बात करेंगे। दूसरा बेटा जी मैंने यहां लिखा फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट बोले तो स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम। अब देखो इसमें भी समझ लो, स्पर्म ओवम इन दोनों का फ्यूजन, ये बेटा जी ओवम, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, क्रोमोसोम हमेशा आधे ही होंगे ना, क्योंकि 46 होंगे तो 46 से तो 92 हो गए, जबकि अपनी हर सेल में क्रोमोसोम 46 होते हैं। और अगर आप हैप्लॉइड की बात करो तो 23। ये ओवम है जो साइज में लार्ज होता है। दूसरा बेटा जी जो मेल गैमेट है जिसको बोला गया स्पर्म, ये भी हैप्लॉइड है। तो स्पर्म मूव करते हुए कहां आएगा? मूवमेंट कौन दिखाएगा?
फ्लैजिला। स्पर्म के पास पूंछ है, हाँ, इस पूंछ को आप क्या बोल सकते हो, फ्लैजिला। एक ये तो फ्लैजिला है। तो इस स्पर्म टेल के थ्रू स्पर्म मूव करते हुए कहाँ आया, ओवम मूव नहीं करेगा, एटीट्यूड है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाना, मैं तो यहीं रहना है। मूव बेचारा कौन करेगा, स्पर्म करेगा। इसके पास पूंछ है ही नहीं तो मूव करे कैसे, जहां वहीं टिक गया। अब स्पर्म मूव करते हुए आया। अब मान लो बच्चों ये स्पर्म आउटर कवरिंग सेल ही है, हैप्लोइड सेल है, ये सेल की आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर कौन है, कौन है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, अरे एनिमल सेल है तो सेल वॉल तो होगी नहीं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर कौन निकले में, कार्बोहाइड्रेट। अब अगर ह्यूमन का स्पर्म है और ह्यूमन ओवम है तो ये कार्बोहाइड्रेट आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे, पता चल जाएगा कि ये ओवम ह्यूमन का ही है। और जब ह्यूमन का ही है तब कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन। और स्पर्म क्या करेगा, ओवम के अंदर एंट्री ले लेगा। और बेटा जी स्पर्म का हैप्लोइड क्रोमोसोम अब किस में आ गए, ओवम में। तो 23 और 23 मिलकर 46 और ये बन गया जाइगोट। इससे फाइनली क्या बनेगा, एम्ब्रियो। अगर यही स्पर्म किसी और एनिमल के रेफरेंस में बात कर लें, आर्टिफिशियली मान लो, अगर किसी दूसरे एनिमल का स्पर्म हो तो बेटा जी उसकी सेल मेम्ब्रेन का कार्बोहाइड्रेट इस ओवम के कार्बोहाइड्रेट से मैच नहीं करेगा। अगर दूसरे एनिमल का है, दूसरी स्पीसीज का, तो मैच नहीं करेगा, तो ओवम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमेशा एंटीजन या कार्बोहाइड्रेट सेल को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज। तो जब स्पर्म ओवम के कार्बोहाइड्रेट सेम हो तभी वो फर्टिलाइज होगी, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर है तो वो कौन होंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो फर्टिलाइजेशन में बस इतना ही मेंशन कर लेना बच्चों, फ्यूजन ऑफ, फर्टिलाइजेशन है क्या, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन। मेल गैमेट को हमने बोला स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम, इनका फ्यूजन फर्टिलाइजेशन। नर तथा मादा युग्मकों का संलयन, वो फर्टिलाइजेशन। ये अपने पास तीनों पॉइंट आ गए। फ्लूइड मोजेक मॉडल की आपने तीनों बातें पढ़ ली, उसमें लिपिड पढ़ लिया, उसमें प्रोटीन पढ़ लिया, उसमें कार्बोहाइड्रेट। फिर से बोल दूं मैं, और लास्ट इसका बेटा जी वो ट्रांसपोर्टेशन वाला एक छोटा सा पॉइंट है, वो डिस्कस कर लें। उससे पहले आओ, लिख लिया, रिवाइज करते हैं, कान और आंखें खुली रखियो, प्रॉपर रिवाइज। बस कोशिश करो बायो तो क्लास में ही याद हो जाए 100% कंसंट्रेट के साथ। सेल ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी बायो फिजियो में बहुत जगह इसको यूज किया जाएगा, तो सेल वाले फंडे आपके क्लियर होने चाहिए। और उसके लिए मैंने कहा था बायोमोलिक्यूल पढ़ लो। मुझे पूरी उम्मीद है आपने वो लेक्चर नहीं देखे होंगे, कहते हो बस बोलाते हो है ना, टापरान बोलावा मियाँ बोलाओ, हाँ देख लिए सर, अभी देख के आऊँ। अब देखो फ्लूइड मोजेक मॉडल यहीं से बच्चों स्टार्ट किया था फटाफट। तो फ्लूइड मोजेक मॉडल 1972 सबसे रिसेंट मॉडल है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, लेटेस्ट मॉडल, और सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड, सर्वाधिक मान्य मॉडल है, क्योंकि जो दो क्वेश्चन के आंसर रॉबर्टसन का सैंडविच नहीं दे पाया था, वो क्वेश्चन के आंसर यहां मिल गए। पहला क्वेश्चन सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी किस वजह से, इन्होंने बोल दिया फॉस्फोलिपिड की वजह से। दूसरा क्वेश्चन सिलेक्टिव परमिएबल क्यों, इन्होंने कह दिया प्रोटीन की वजह से। वो प्रोटीन स्पेशल आयंस को ही जाने देगी, बाकी की एंट्री नहीं होगी। सिंगर निकोलसन दो साइंटिस्ट ने इनको दिया था। अब बेटा जी ये इसकी डायग्रामेटिक आपने बता दिया कि ये डबल बाइलेयर तो फॉस्फोलिपिड की है, और ये बाहर कुछ प्रोटीन बाहर है वो एक्सट्रिंसिक है, कुछ अंदर धंसे हुए वो इंट्रिंसिक है। अंदर धंसे हुए में भी कुछ तो कंप्लीटली एम्बेडेड है और कुछ पार्शियली बरीड है। क्लियर बात। अब फॉस्फोलिपिड की पहली चीज बाइलेयर होगी कि यूनिलेयर, यूनिलेयर क्यों नहीं होगी, यूनिलेयर होगी तो पूंछ कभी भी पानी के कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकती, इसलिए लेयर हमेशा बाइलेयर होगी। अब ये बीच में कोलेस्ट्रॉल भी बताया अपन ने, कोलेस्ट्रॉल का काम था प्रोवाइड स्टेबिलिटी। और बाहर की तरफ बेटा जी ये कुछ कार्बोहाइड्रेट भी लगे हुए हैं जो सबसे कम होते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ा रहेगा, ग्लाइकोप्रोटीन, कुछ कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ा रहेगा, ग्लाइकोलिपिड। बस ये दोनों टाइप के अपन ने अभी बताए थे। ये सेल मेम्ब्रेन का इनर साइड, मतलब किस तरफ वाला, साइटोप्लाज्म की ओर वाला, और वो सेल मेम्ब्रेन का आउटर साइड हो गया। अगर एनिमल सेल है तो आउटर ही है, वहां सेल वॉल होगी नहीं। अब बच्चों आपने बताया कि जो प्रोटीन है वो अरेंज्ड इन फॉस्फोलिपिड लेयर एज ए मोजेक पैटर्न। तो प्रोटीन मोजेक फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, पूरा फॉस्फोलिपिड है, उसमें जगह जगह आपने क्या फंसा दिए, प्रोटीन फंसा दिए। अरे अंडे वाली वो आती है ना ट्रे, एग ट्रे, तो उसमें पूरी एक ट्रे में मान लो 10 एग आते हैं, उसमें से आपने 4 रैंडमली रख दिए कहीं, तो पूरी ट्रे क्या है, फॉस्फोलिपिड, बीच बीच में अंडे फंसाए वो
प्रोटीन, दैट्स कॉल्ड मोजेक पैटर्न। अपन ने इससे समझा दिया प्रोटीन इज ए आइसबर्ग इन ए सी ऑफ फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड का बड़ा सा सी है, उसमें प्रोटीन क्या है, आइसबर्ग, हिमखंड, बर्फ के टुकड़े। और ज्यादा इजी समझ लो तो आ गया गुलाब जामुन इन चाशनी। गुलाब जामुन आपके प्रोटीन है और वो जो शुगर का कंसंट्रेट सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में फोस्फोलिपिड है। अब इसी से समझ लो चाशनी, फ्लूइड, फ्लूइड तो फोस्फोलिपिड क्या दे रहा है, फ्लूइडिटी, बस फ्लूइडिटी है। प्रोटीन उसमें मूव करते हैं, वो मूवमेंट ही क्या है, फ्लूइडिटी हो गई। समझ गए, तो फोस्फोलिपिड एक्चुअल में क्या है, फ्लूइडिटी। ध्यान रखना ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेगा, इससे चाशनी से भी समझ सकते हो आप। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसमें 3 कंपोनेंट मेजरली है बच्चों, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। पहला मैंने उठाया लिपिड। लिपिड में भी 2 आएंगे, फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। पहले मैंने बात की फोस्फोलिपिड, जिसको आपने बताया पहले भी कि लिपिड के साथ क्या जोड़ दिया मैंने, फॉस्फोरस जोड़ दिया, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। पहला मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हालांकि परसेंट ज्यादा नहीं है, परसेंट तो प्रोटीन की ज्यादा है। दूसरा फॉर्म स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की जो संरचनात्मक ढांचा है वो फोस्फोलिपिड बनाएगा। कैसी लेयर, कभी भी सिंगल लेयर नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है, बाई लेयर होगी। कैसा मॉलिक्यूल, एम्फी का मतलब जिसमें दोनों हाइड्रोफोबिक भी हाइड्रोफिलिक भी। सिर है हाइड्रोफिलिक, पानी से पास आएगा, पानी उसको अच्छा लगता है, और बाकी हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भागेगा, वो हाइड्रोफोबिक। टेल है, हेड बेटा जी आउटर और पूंछ हमेशा इनर, इसलिए इनर रहेगी ताकि पानी के कांटेक्ट में नहीं, अगर पानी के कांटेक्ट में आ गया तो टेल दूर भागेगी, दूर भागेगी तो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगी। इसका बेस्ट आंसर टेल अंदर की ओर इसलिए होती है बिकॉज प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट। एक्वस माने जलीय, उस जलीय वातावरण से ये उसको क्या करेगा, बचाएगा, दूर रखेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में पानी है। 2 टाइप के मेन फोस्फोलिपिड है, लेसिथिन और सिफेलिन। ये लेसिथिन मेनली होता है। अब बच्चों इसका रोल प्रोवाइड क्या करना, फ्लूइडिटी टू सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइडिटी का मेजरमेंट आप ऐसे कर सकते हो, एक बीकर में पानी, एक में अपन ने हनी लिया, उसमें कोई क्रिस्टल डाल दिया, तो पानी में मिश्री इजीली मूव करेगी, शहद में उसकी मूवमेंट कंपैरेटिवली स्लो होगी। तो अगर मॉलिक्यूल जिस सॉल्यूशन में इजीली मूव करता है उसकी फ्लूइडिटी, मूवमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, स्लो हो रही है, तो फ्लूइडिटी कम। किसकी फ्लूइडिटी, प्रोटीन की। ये प्रोटीन है टनल प्रोटीन, ये मेरे हाथ साइड में क्या है, फोस्फोलिपिड। तो प्रोटीन फोस्फोलिपिड में इधर इधर मूव कर रहा है, ये वाली मूवमेंट कौन सी हुई, लैटरल मूवमेंट। तो प्रोटीन की लैटरल मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन, फ्लूइडिटी। किसकी फ्लूइडिटी, फोस्फोलिपिड की। प्रोटीन अकेला तो जाएगा नहीं, प्रोटीन के साइड में फोस्फोलिपिड उसको भी ले जाएगा, तो प्रोटीन और फोस्फोलिपिड दोनों कैसी मूवमेंट करेंगे, लैटरल मूवमेंट। क्लियर बात, ये हुआ। देन बेटा जी हमने बात की दूसरी, कोलेस्ट्रॉल। अगर सेल मेम्ब्रेन पूरी तरह से फ्लूइड होती तो उसका एग्जिस्टेंस, अरे पानी सा होता तो बह जाती, कहाँ सेल मेम्ब्रेन है, इसलिए टोटली फ्लूइड नहीं होती। उसमें एक और लिपिड आते हैं कोलेस्ट्रॉल, जो बेटा जी लिपिड एक तरह से क्या है, डिराइव्ड है, मॉडिफाइड है, और ये फोस्फोलिपिड के कंपेयर रिजिड होंगे, हार्ड होंगे, इसलिए फ्लूइडिटी नहीं देंगे, ये क्या देंगे, स्टेबिलिटी, स्थायित्व देंगे। और केवल किस में मिलेंगे आपको, अपनी यूकैरियोटिक सेल में। हाँ, अगर ये ऐसा हो कि प्रोकैरियोट में नहीं है तो प्रोकैरियोट को स्टेबिलिटी कौन देगा, तो वहां एक नया वर्ड लिखा बेटा जी मैंने, होपेनोइड्स। ये भी अलग टाइप के लिपिड्स होते हैं, नाम याद रख सकते हो। तो फोस्फोलिपिड प्रोवाइड और कोलेस्ट्रॉल, दोनों से कौन सी नेचर हुई, क्वासी फ्लूइड नेचर, ऑल्सो कॉल्ड सेमी फ्लूइड, मतलब न तो पूरा फ्लूइड न पूरा सॉलिड, कुछ फ्लूइड कुछ सॉलिड, अर्ध तरल। वही गुलाब जामुन चाशनी वाला एग्जांपल ले लिया। तो क्वासी फ्लूइड ऑफ नेचर, सेल मेम्ब्रेन की क्वासी फ्लूइड नेचर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, लिपिड रेस्पॉन्सिबल है, जिसमें ये दोनों आ गए। क्लियर यहां तक। देन बेटा जी आपने दूसरा पॉइंट उठा लिया, कौन सा, प्रोटीन। सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी, प्रोटीन की है, जो 2 टाइप्स के होते हैं। किस बेस पर, सेपरेशन के बेस पर। आप आराम से निकाल लो तो एक्सट्रिंसिक है, खींचने में निकालने में प्रॉब्लम हो तो इंट्रिंसिक है। तो पहला आया एक्सट्रिंसिक, नाम से बेटा जी किधर होगा, बाहर की ओर होगा, इसको मैंने क्या बोला, पेरिफेरल। ये इन दोनों प्रोटीन में से कम है, कहां होगी, सुपरफिशियल, बस बाहर है, लिपिड के बाहर, ऊपर नीचे बाहर की ओर रहेगी, और इजीली सेपरेट, आराम से आप इसको हटा सकते हो। इसका एक एग्जांपल याद रखो तो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन, जो किसमें है, आरबीसी, और बेटा जी क्या दे रहा है, मेंटेन साइटोस्केलेटन, मतलब आरबीसी की सेल का स्केलेटन, ढांचा तैयार करेगा स्पेक्ट्रिन। अब इधर आया दूसरा, ये बेटा जी कहलाई इंट्रिंसिक, जो कंपैरेटिवली ज्यादा है, पूरे फोस्फोलिपिड के अंदर पूरे में धंसी रहेगी। अब पूरे में धंसी है कि नहीं, उसके बेस पर फिर 2 टाइप की आ गई। पहला कंप्लीटली, अगर पूरी तरह से धंसी हुई है तो कंप्लीटली बरीड आ गई, और बेटा जी पार्शियली है तो पार्शियली बरीड बोल दो। इसके 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल आगे, टनल और
कैरियर प्रोटीन, जिनका मेन रोल ही अलग अलग आयन को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो इस कैरियर प्रोटीन से आ जाएगा, वरना दूसरे ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। तो सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये बात कौन समझाएगा, प्रोटीन समझाएगा। सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी होती है, वो बात समझाएगा लिपिड। तीसरा बेटा जी, जो सबसे कम मिलेंगे वो आपके कार्बोहाइड्रेट, और केवल कहां होंगे, बाहर होंगे, अंदर कहीं नहीं होते। और दो फॉर्म में मिलेंगे, लिपिड के साथ है तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन के साथ है तो ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट। अब बच्चों इसका फंक्शन उस सेल को रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना, और इसके दो बेस्ट एग्जांपल है ब्लड ग्रुप का एंटीजन और फर्टिलाइजेशन। एंटीजन जो आरबीसी के बाहर लगे हुए हैं वो कार्बोहाइड्रेट है। ए अगर एंटीजन है तो ए को पहचान लेगा, दूसरे को पहचानेगा कि ये तो दूसरा है, इसलिए उसके साथ इंटरेक्ट नहीं होगा। तो ब्लड ग्रुप डोनेट करते टाइम इन ब्लड ग्रुप को ध्यान में रखा जाता है ब्लड डोनेट के टाइम। फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, स्पर्म ओवम का फ्यूजन, तो उनके बाहर भी वही कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर लगी हुई है जो उन दोनों स्पर्म और ओवम को क्या कर लेगी, रिकॉग्नाइज। अगर एक ही स्पीसीज के हैं तो फर्टिलाइज हो जाएंगे, नहीं तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। ये आ गया। अब लास्ट इसमें लिख लो एक तो फ्लूइडिटी बेटा जी, बेनिफिट ऑफ फ्लूइडिटी नेचर, दो चार उसके बेनिफिट ऑफ फ्लूइडिटी नेचर, फ्लूइडिटी नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन की जो तरल नेचर है, तरल प्रकृति, उसका क्या फायदा है। बेनिफिट ऑफ फ्लूइडिक नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड नेचर नाम आते ही आप समझ जाओ ये फॉस्फोलिपिड है। उसके क्या बेनिफिट हुए सेल मेम्ब्रेन को, तो पहला दो चार बेनिफिट बच्चों देखो, लिखो। फर्स्ट हम लिखेंगे सेल ग्रोथ, फ्लूइडिटी नेचर के बेनिफिट। पहला बेनिफिट है सेल ग्रोथ, कोशिका की वृद्धि, मान गए। अगर सेल मेम्ब्रेन हार्ड होती तो क्या ग्रोथ करती, मान लो बेटा जी ये सेल है, इनिशियली साइज स्मॉल, अब सेल का मन हुआ, मूड हुआ कि आज तो थोड़ी ग्रोथ करें, साइज को मैं इंक्रीज करूं, इसको हमने बोल दिया सेल की ग्रोथ, और साइज क्या हुई, इंक्रीज। तो साइज इंक्रीज तभी होगी ना जब सेल मेम्ब्रेन क्या हो, फ्लूइड इलास्टिक हो, आराम से खींच से फैल जाए। अगर ये हार्ड होती तो बेटा जी इसमें फैलना पॉसिबल, वही गुब्बारे वाला एग्जांपल, अगर उसकी लेयर हार्ड होती तो फुला थोड़ी सकते थे। तो पहला फ्लूइडिटी का बेनिफिट हुआ सेल की ग्रोथ। ग्रोथ इसी वजह से होती है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कैसी है, फ्लूइडिटी नेचर की है। तो पहला बेनिफिट लिख लो सेल ग्रोथ, ये फ्लूइडिटी की वजह से होगा। तो सेल इस वजह से अपनी साइज को क्या कर लेगी, इंक्रीज। दूसरा बेनिफिट बच्चों, फ्लूइडिटी की वजह से सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। सेकंड बेनिफिट ऑफ फ्लूइडिटी आप क्या लिखोगे, सेल डिवीजन। बताओ, सेल को डिवाइड करना है, एक से दो बनानी है, क्या सेल हार्ड होती तो डिवीजन। अब इस डिवीजन में बच्चों ऐसे होता है, इसी चैप्टर का आगे वाला जो सेकंड यूनिट आएगी, ये सेल है, डिवाइड होने के लिए जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये बेटा जी ऐसे अंदर की तरफ आती है। मैंने आपको प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस लिखाया था एक, साइटोकाइनेसिस, बोलो। प्लांट में तो सेल प्लेट मेथड, अंदर से बाहर, और एनिमल में सेल फर्रो मेथड। हाँ, अब उसको तो आगे पढ़ लेंगे अपन। ये सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, देखना बोर्ड पे एक बार। अब जब सेल डिवाइड होगी तो एक से दो, अब सेल मेम्ब्रेन अंदर से इनफोल्ड बनाएगी, ऐसे फोल्ड हो जाएगी अंदर से, यहाँ ये फोल्ड होगी, सेंटर से फोल्ड होते होते पूरी कंप्लीट फोल्ड आ गई, जैसे ये आ गया, ये पूरा फोल्ड फरो बन गई, फरो बन के आपस में डिवाइड हो गई, और एक से कितनी बन गई, दो बन गई। तो अगर बच्चों सेल मेम्ब्रेन हार्ड होती तो ये फर्रो का फॉर्मेशन नहीं होता, वो फ्लूइड है, इलास्टिन है, तो अंदर से फोल्ड हो गए, ऐसे फोल्ड होते होते मिल गए, और मिलकर दोनों सेल आपस में क्या हो गई, सेपरेट हो गई। उसको अपन बोल देंगे सेल का डिवीजन। तो सेल डिवीजन भी किस वजह से है, फ्लूइडिट नेचर की वजह से। तो सेकंड लिख लो सेल डिवीजन, ये भी इसकी फ्लूइडिटी नेचर से होता है। जैसे सेल में ही ऐसे ही समझा दूं मैं डायग्रामेटिकली कि भाई ये सेल है, इसकी मेम्ब्रेन ऐसे अंदर से फोल्ड हो रही है, ये फोल्ड हो रही, फिर ये फरो पूरा उसको डिवाइड कर देगा दो में, तो वो तभी फोल्ड हो सकता है। अभी हार्ड चीज को आप फोल्ड नहीं कर सकते, सॉफ्ट को कर सकते हो, तो सेल डिवीजन में हेल्पफुल है। तीसरा बेनिफिट बच्चों फ्लूइडिटी का, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस।
एंडोसाइटोसिस, अंतः कोशिका लयन, अंतः कोशिकीय लयन, अंतः कोशिका लयन और ग्रहण, एंडोसाइटोसिस। नाम से एंडो का मतलब अंदर, किसके अंदर? सेल के अंदर। कोई भी चीज आपकी सेल के अंदर आ रही है इसको आप बोलोगे एंडोसाइटोसिस। ये भी कब पॉसिबल होगा? जब सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक सॉफ्ट होगी, फ्लूइड नेचर की होगी। ये कोई पार्टिकल्स है बेटा जी, इनको सेल मेम्ब्रेन के अंदर लेना, सेल के अंदर लेना है। तो अगर ये हार्ड होती तो उसमें फोल्डिंग नहीं होती। अब बेटा जी सॉफ्ट है तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो इजीली फोल्ड हो जाएगी, इजीली फोल्ड होगी, ऐसे अंदर फोल्ड होगी। और अंदर फोल्ड होने का मतलब यहां उसने क्या ले लिए? ये पार्टिकल्स अंदर आ गए, अंदर आ गए। अब सेल्स प्रॉपर उसको फोल्ड को कंप्लीट, ये पार्टिकल्स अंदर गए, बस। तो किसी भी मटेरियल पार्टिकल्स को अंदर रहना एंडोसाइटोसिस। सॉरी, इसका रीजन भी सेल मेम्ब्रेन की कौन सी नेचर होगी? फ्लूइड नेचर, सॉफ्ट, इलास्टिक, डेलिकेट, तभी तो पार्टिकल सेल क्या ले लेगी? अंदर। अगर वो हार्ड होती ये वाली प्रोसेस पॉसिबल नहीं थी। तो सेल की ग्रोथ, सेल की डिवीजन एंडोसाइटोसिस। फोर्थ एक और लिख लो इसके जस्ट अपोजिट, एक्सोसाइटोसिस। उसको आप सिक्रीशन भी बोल सकते हो बेटा जी, स्त्रावण। सेल के अंदर से कोई चीज बाहर आ रही है, जैसे कोई ग्रंथि, ग्लैंड्स है, आपकी सलाइवरी ग्लैंड है या कोई और ग्लैंड ले लो। ग्लैंड से कोई ना कोई हार्मोन, केमिकल क्या होता है? सिक्रेट बाहर होता है। बाहर कैसे आएगा? इसके अपोजिट। ये लो, इस डायग्राम को ऐसे मान लूं मैं, इसको वापस बाहर निकालना है। फोल्ड हुआ, वहां से ये प्रोडक्ट वापस वहां से क्या चला गया? बाहर चला गया। तो अंदर आना एंडो, बाहर निकालना एक्सो या तो सिक्रीशन। और ये भी पॉसिबल तब होगा जब सेल मेम्ब्रेन सॉफ्ट होगी, फ्लूइड होगी। लास्ट पांचवा रोल बेटा जी, फॉर्मेशन ऑफ इंटर सेलुलर जंक्शन। इंटर सेलुलर जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इंटर सेलुलर जंक्शन मतलब दो सेल के बीच का जंक्शन, कनेक्शन, संधि। हाँ, प्लांट में पढ़ा था आपने। सेल वॉल में वो क्या आए थे? प्लाज्मोडेस्मेटा, जिससे दो सेल का साइटोप्लाज्म कनेक्ट रहेगा। अब यहां इंटरसेलुलर जंक्शन का मतलब बच्चों दो सेल के बीच का, ये फ्लूइडिटी से कैसे पॉसिबल है? ये एक सेल है, देखना बोर्ड पे, ए, ये दूसरी सेल है बेटा जी बी, इन दोनों के बीच का कनेक्शन। अब मान लो ए सेल में, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये यहां कोई प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन होगा। अब फ्लूइडिटी की वजह से प्रोटीन कैसी मूवमेंट करेगा? कौन सी मूवमेंट? लेटरल। लेटरल। ये प्रोटीन यहां है, इसकी ये प्रोटीन मूव करी इधर, यहां से यहां आई, इस जगह आ गई, मूवमेंट हो सकती है लिपिड की वजह से। ये प्रोटीन मूव करके यहां आ गई, दोनों प्रोटीन कनेक्ट हो गए। ये अब क्या बन गया? दो सेल के बीच का जंक्शन। इससे आप कोई भी मटेरियल ट्रांसफर कर सकते हो या सेल को स्टेबिलिटी दे सकते हो। तो फ्लूइड नेचर की वजह से, सुन लो बच्चों, फ्लूइडिटी की वजह से जो प्रोटीन है वो सेल मेम्ब्रेन में कैसे मूव करेगा? लेटरल मूव करेगा। और दो मेम्ब्रेन जब पास आएगी, दो प्रोटीन जब लेटरल मूव करके पास आएंगे, आपस में कनेक्ट हो गए, दैट्स फॉर्म इंटर सेलुलर जंक्शन। क्लियर? और इंटर सेलुलर जंक्शन किस वजह से? बिकॉज ऑफ लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, बिकॉज ऑफ लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट पॉसिबल किस वजह से है? लिपिड की फ्लूइडिटी की वजह से। बस। तो ये फ्लूइडिटी की वजह से जो बेनिफिट अपनी सेल को मिले वो हमने 5 टाइप के बेनिफिट बता दिए। मैं फिर से बेटा जी रिकॉल करा दूं। पहला बेनिफिट आपकी सेल को क्या मिला? सबसे मेन आया सेल ग्रोथ। अगर सेल मेम्ब्रेन हार्ड होती तो बेटा जी इसकी साइज इंक्रीज, फ्लूइड है तो ग्रो कर रही है। दूसरा सेल डिवीजन, अगर फ्लूइडिटी है, सॉफ्ट है, इजीली फरो बना और एक सेल दो में डिवाइड होगी, हार्ड होने पे नहीं होती। तीसरा मैंने बोला एंडोसाइटोसिस, किसी भी मटेरियल आयंस को अंदर लेना है, इजीली अंदर आ गए। बाहर निकालना तो क्या बोल दो? एक्सो, वो भी बताऊंगा, या सिक्रीशन। और फाइनली बच्चों इंटरसेलुलर जंक्शन, दो सेल मेम्ब्रेन के बीच का कनेक्शन, ये प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन की कौन सी मूवमेंट? बस ये प्रोटीन मेम्ब्रेन के इधर आ गए, ये वाला इधर आ गया, दोनों कनेक्ट हो गए तो बन गया इंटरसेलुलर जंक्शन। लास्ट 2 लाइन अपन लिखेंगे इसमें,
जो मूवमेंट ही चल पड़ी है बेटा जी, तो पहला एक लाइन में वर्ड लिख लो लेटरल मूवमेंट, फर्स्ट लिख लो क्या क्या पूछ रहे हैं, बोले टाइम, टाइम क्या यार, तो 2 दिन से क्लास कहाँ हुई है, उसकी भरपाई तो करनी थी ना। लिख लो एक लेटरल मूवमेंट, एक बेटा जी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। मेम्ब्रेन वाला अब कल ट्रांसपोर्ट बचेगा बस, बाकी हो गया। एनसीईआरटी वाला लेक्चर ले लिया था क्या, ले लियो साथ साथ, ऐसे चाहे मेरे नोट्स में कोई गड़बड़ हो या पूरे आप पढ़ो ना पढ़ो, आपके सर नोट्स तो नहीं पढ़ पा रहे, लेंथी है, एनसीईआरटी अपने समझ में आनी चाहिए, उसकी लाइन टू लाइन क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। वो भी इंग्लिश वालों की अलग डबल मेहनत होती है मेरी, इंग्लिश वालों की अलग अपलोड करो, फिर वही चीज़ें हिंदी में पढ़ाओ, तो दोनों एनसीईआरटी अलग अलग अपलोड होती है, उसको देख लिया करो। हर चैप्टर की करवाता हूँ, बायोमोलिक्यूल की भी आ जाएगी। तो लेटरल मूवमेंट तो बेटा जी कौन सी हो गई, प्रोटीन शो करेगा कि लिपिड, या दोनों, दोनों करेंगे। अरे प्रोटीन इधर जा रहा है तो लिपिड भी जाएगा ना साथ साथ। तो लेटरल मूवमेंट किसकी वजह से, शोवन बाई बोथ प्रोटीन एंड लिपिड। तो अगर लेटरल मूवमेंट आपसे पूछा जाए बच्चों, तो वो दोनों ही शो करेंगे, प्रोटीन भी करेगा और लिपिड भी करेगा। लेटरल मूवमेंट बस प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ कौन चला गया, लिपिड भी साथ जाएगा। फ्लिप फ्लॉप, ये देखो क्या है, फ्लिप फ्लॉप का मतलब लेयर ही चेंज हो गई। तो लेटरल पार्श्व गति शोवन बाई बोथ प्रोटीन एंड लिपिड, लिपिड और प्रोटीन दोनों इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। फ्लिप फ्लॉप देखो बेटा जी, ये है ये वाली, ये अपने फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड, यहां मान लो बच्चों ये बीच में आ गई प्रोटीन, कोई भी टनल प्रोटीन या जो भी है, फिर अपन ने बोल दिया ये फॉस्फोलिपिड। अब देखो बोर्ड पे, ये प्रोटीन की इधर मूवमेंट होना, इधर होना, कौन सी है, लेटरल मूवमेंट। प्रोटीन के साथ कौन खिसक सकता है, लिपिड, ये लिपिड, लेटरल मूवमेंट। अब अगर अपनी लेयर को चेंज कर ले, कुछ केसेस में बच्चों क्या होता है, जो लिपिड है देखना, ये मैंने चलो इस कलर से बना दिया इस लिपिड को, ये बेटा जी इधर वाला लिपिड है, ये ब्लू कलर में, ये येलो कलर। अगर ये अपनी पोजीशन चेंज कर ले, कौन, लिपिड, लिपिड माने फॉस्फोलिपिड। अब मान लो बच्चों ये ऐसे हो गए, येलो कलर वाला आ गया इस तरफ और ये ब्लू वाला आ गया इधर, तो एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लिप फ्लॉप। ऐसे एक्सचेंज होना, ये फ्लिप फ्लॉप है, ऐसे चलना लेटरल है, और ये बाइलेयर को एक्सचेंज करना फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप कौन रिप्रेजेंट करेगा, ओनली लिपिड, क्योंकि बाइलेयर किसकी होती है, लिपिड की। तो इस मूवमेंट को हम बोल देंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो शोन बाई ओनली लिपिड मोलिक्यूल, और लिपिड में भी बेटा जी कौन से वाले, फॉस्फोलिपिड, दैट्स कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इसका ज़्यादा रोल नहीं बताते, मैन लेटरल मूवमेंट के रेफरेंस में आते हैं, लेकिन वर्ड आए तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि प्रोटीन की लेटरल लेफ्ट राइट मूवमेंट, उसके साथ कौन मूव करेगा, लिपिड। और फ्लिप फ्लॉप का मतलब बच्चों बाइलेयर में जो एक्सचेंज हो रहा है उसको हम बोल देंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, वो केवल शो कौन करेगा, फॉस्फोलिपिड। तो ये अपना आज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नेक्स्ट बच्चों कल बात करेंगे अपन ट्रांसपोर्टेशन की, इसमें छोटा सा पॉइंट एक और रह गया, फिर आपके साइटो ऑर्गेनल्स अपन स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए वही, थैंक यू, जय हिंद।